गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व। तो शुरू करते हैं। हाउ वुड यू डिटर्मिन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम मैग्नीशियम आयंस रिड्यूस्ड टू मैग्नीशियम। तो इसके लिए हम मैग्नीशियम रॉड को मैग्नीशियम आयंस में डिप कर देते हैं और इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को HCl 1 मोलर में जो है डिप करके वायर को जो है थ्रू गल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर के थ्रू गल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज अटैच करके जब करंट ओपन करते हैं, स्विच को ऑन करेंगे तो डिफ्लेक्शन जो दिखाई देगी दैट विल गिव अस द EMF ऑफ द सेल। अब हमारे पास फॉर्मूला है EMF ऑफ द सेल इज E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। तो यहाँ पे क्योंकि डिफ्लेक्शन इस तरफ को है तो हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज कैथोड एंड मैग्नीशियम इज एक्टिंग एज एनोड। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, उसमें से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी गल्वेनोमीटर की रीडिंग है उससे आ जाएगा। रीडिंग आती है 0.76 वोल्ट्स। तो मैग्नीशियम नेगेटिव में है तो मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कुछ कंडीशंस रखते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ द सॉल्यूशन 1 मोलर और 2। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट? तो उसके लिए जिंक पॉट में कॉपर आयंस की सॉल्यूशन का रिएक्शन देखते हैं। जिंक प्लस कॉपर आयंस गिव्स जिंक आयंस का प्लस कॉपर। और अगर इसमें क्योंकि जिंक इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो कॉपर इज एक्टिंग एज कैथोड। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट्स और जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट्स। ये रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का है। तो कॉपर माइनस जिंक की वैल्यू प्लस में आ रही है, प्लस 1.10 वोल्ट। तो अगर इस रिएक्शन में है EMF ऑफ द सेल है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगा। और अगर जिंक और कॉपर आयंस में रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और जिंक का वेसल जो है वो कॉपर सल्फेट को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन देने पर इसमें होल्स क्रिएट हो जाएंगे और कॉपर सल्फेट लीक हो जाएगा। सो हम कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट्स में स्टोर नहीं कर सकते हैं। नो, आंसर इज नो, वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट्स। Consult the table of standard electrode potential and suggest 3 substances that can oxidize ferrous ions under suitable conditions. तो ferrous ions जो हैं they will get converted into ferric ions and they will give electrons. So that means they are getting oxidized. इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है प्लस 0.77 वोल्ट्स। तो कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो फेरस को ऑक्सीडाइज कर सकती है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है फेरस आयन से भी ज़्यादा होगा? तो सिल्वर, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारी एलिमेंट्स हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में है और आयरन से ज़्यादा है। तो आंसर इज सिल्वर, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड in contact with a solution whose pH is 10। तो ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन में डिप्ड है उसका pH 10 है।
तो उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁻10 मोलर फ्रॉम pH 10 हमारा, बिकॉज नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इज pH, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ -10 विच इज 10⁻⁻10। हाफ सेल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H plus ion with concentration 10⁻⁻10 placed at an atmosphere of hydrogen supported over platinum catalyst. तो इलेक्ट्रोड प्रोसेस जो है it will be given as reduction में hydrogen ions take 2 electrons to form hydrogen, that means N की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारा जो रिएक्शन कोशेंट है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस रेज़्ड टू पावर 2 बिकॉज 2 इज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब क्योंकि बाय कन्वेंशन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को 1 लिया जाता है तो 1/10⁻⁻10 का स्क्वायर ये ऊपर आगे 10⁻+20 हो गया। अब नर्न्स्ट इक्वेशन कहता है EMF एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.059 अपॉन n log Q2, यानी 0.059 अपॉन n की वैल्यू है 2 log Q हमने निकाला 10⁻20, तो log of 10⁻20 is 20. 20 into 0.059 upon 2 is 0.59 volts. So this is the answer. Calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place. Nickel solid plus 2 silver ions at a concentration of 0.002 molar will convert into nickel ions 0.160 molar concentration plus 2 silver. So E naught of cell is also given 1.05 volt. तो नर्न्स्ट इक्वेशन हमारे पास कहती है कि E is equal to E naught minus 0.059 upon n log of Q reaction quotient or concentration of anode ions upon cathode ions. So एनोड के आयंस हैं हमारे पास 0.160 और कैथोड के आयंस हैं 0.002 मोलर। अब ये रिएक्शन क्वेश्चन निकल आयंस प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, निकल आयंस इनटू सिल्वर इनटू अपॉन निकल इनटू सिल्वर आयंस। निकल आयंस जो हैं वो दी हुई है और सिल्वर सॉलिड है तो बाय कन्वेंशन इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, इसी तरह निकल की 1 और सिल्वर आयंस की 0.002 दी हुई है। अब क्योंकि यहाँ पे सिल्वर के साथ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो ये रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, तो हमने वैल्यूज़ डाल दी 0.16 रेज़ टू पावर 1 इंटू 1 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 इंटू 0.002 रेज़ टू पावर 2 विच कम्स आउट टू बी, और ये सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻⁴। उसको हमने यहाँ डाल दिया नर्न्स्ट इक्वेशन में। E इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 अपॉन n है 2 log 4 इंटू 10⁻⁴। log 4 की वैल्यू होगी 0.6021 और 10⁻⁴ के लिए log होगा 4, तो 4 प्लस 0.6021 हो गया 4.6021 इंटू 0.059 अपॉन 2, ये सॉल्व करके आ रहा है 0.1357। 1.05 जो ई नॉट ऑफ सेल हमें दिया है उसमें से माइनस करने पे आंसर आता है 0.91 volts. Then next question is the cell in which the following reaction occurs. 2 ferric ions plus 2 iodide ions change into 2 ferrous ion plus iodine has E naught of cell 0.236 volts at 298 Kelvin. Calculate the standard Gibbs energy and equilibrium constant of the cell reaction. So Gibbs energy के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट। तो N की वैल्यू ये
रिएक्शन के हिसाब से 2 ferric ions will take 2 electrons, और इसी तरह 2 iodide ions will give 2 electrons. तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 into F है 96500 कूलम्स, और E नॉट हमको दिया हुआ है 0.236 वोल्ट्स. सॉल्व करने पे डेल्टा G नॉट आपका आ जाएगा 4548 joules और -45.54 किलो जूल्स. देन K निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -ln K इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट अपॉन RT ln K इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट है -NFE, तो माइनस E नॉट अपॉन RT, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. ln K इज इक्वल टू NFE नॉट अपॉन RT, और ln को हमने log K में कर लिया. नेचुरल लॉग को log K में किया, तो log K इज इक्वल टू NFE अपॉन 2.303 RT. 2.303 R और T 298 और F 96500 कूलम. इनको सॉल्व करके आंसर आता है 0.059. तो हमारे पास आ गया फॉर्मूला log K इज इक्वल टू N E नॉट अपॉन 0.059. ये हो गया एंटी लॉग ऑफ ये N E डॉट अपॉन 0.059. सो वैल्यूज पुट करके 2 into 0.236 अपॉन 0.059, और जो आंसर आता है उसका आंसर आया 8, उसका एंटी लॉग आ जाएगा 10 raised to power 8. सो K की वैल्यू हो जाएगी 10 raised to power 8. Why does the conductivity of a solution decrease with dilution? So conductivity of a solution decreases with dilution because conductivity is the tens offered by 1 centimeter cube of a solution. अब जब हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और इस तरह पर सेंटीमीटर क्यूब जो है नंबर ऑफ आइंस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ करंट कैरियर्स कम हो जाएंगे, और इस वजह से कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी. सो कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आइंस और करंट कैरियर्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस. सजेस्ट अ वे टू डिटरमिन द molar conductivity at infinite dilution lambda m naught value of water. तो इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग कोहलराज लॉ. कोहलराज लॉ कहता है कि टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस फर्निश्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो लैम्डा नॉट m फॉर वाटर विल बी लैम्डा नॉट m of hydrogen ions plus lambda naught m of hydroxide ions. तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेंगे जिनकी मोलर कंडक्टिविटीज में ये वाले आयंस हों. तो हमने ले लिया, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम कोहलराज लॉ से इसकी मोलर कंडक्टिविटी डिटरमिन करते हैं. हमने ले लिया हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग HCl, उसमें ऐड कर दिया हाइड्रोक्साइड आयन कंटेनिंग NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और Cl और Na को रिमूव करने के लिए माइनस सब्ट्रैक्ट कर लिया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl. तो इनकी वैल्यूज डाल के इवेंचुअली Cl और Na कैंसिल हो जाएंगे और H और OH रह जाएंगे, और इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वाटर मिल जाएगी. The molar conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.1 Siemens centimeter square per mole. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant. Given lambda naught of H plus ions 349.6 Siemens centimeter square per mole and lambda naught for formate ions 54.6 Siemens centimeter square per mole. तो सबसे पहले तो हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड निकाल लेंगे बाय एडिंग अप द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड फॉर्मेट आयंस.
तो 349 प्लस 54.6 ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू फॉर्मेटाइन प्लस हाइड्रोजन आयन 54.6 प्लस 349.6 404.2. अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट में दी हुई है 46.1 और ये वाली वैल्यू हमने जो है कोलराज लॉ से निकाल ली. तो 46.1 डिवाइडेड बाय 404.2 is equal to 0.114 alpha gives the degree of dissociation. So degree of dissociation alpha हमारे पास आ गई 0.114. K निकालने के लिए at equilibrium HCOOH जब डिसोसिएट करके H प्लस और CO नेगेटिव आयन आता है तो एट इक्विलिब्रियम उसमें से अगर अल्फा डिसोसिएट कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH रह जाएगी C इंटू 1 माइनस अल्फा. H प्लस फॉर्म होगा C अल्फा, CO नेगेटिव फॉर्म होगा C अल्फा. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट C अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा. C और C कट जाएगा, रह जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. इसको अगर हम इग्नोर कर दें, अल्फा बहुत छोटा है तो डिनोमिनेटर से इग्नोर कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.025 इंटू 0.114 का स्क्वायर. सॉल्व करके ये वैल्यू आ रही है 0.0003249 या फिर 3.249 इज टू पावर -4 मोल्स पर लीटर. तो और अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस 0.114 माइनस करके तब 3.67 इंटू 10 टू पावर -4 आंसर आ जाएगा. If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? So Q हमारे पास फॉर्मूला है चार्ज Q is equal to I into T. So क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू I इंटू T. I दिया है 0.5, टाइम दिया है 2 hours तो सेकेंड्स में हो गया 2 इंटू 3600 इज इक्वल टू n इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19. तो n आ गया 0.5 इंटू 2 इंटू 3600 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19. सॉल्व करके आंसर आया 2.25 इंटू 10 टू पावर 22 electrons. Suggest a list of metals that are extracted electrolytically. तो वो सारे metals जो बहुत ज़्यादा reactive होते हैं उनकी electrolytic reduction करनी पड़ती है. तो इस तरह से aluminium, sodium, potassium, calcium, magnesium are all those metals which are extracted electrolytically. Consider the reaction dichromate ions plus 14H plus 6 electrons gives 2 chromium plus 7 water. What is the quantity of electricity in coulomb needed to reduce 1 mole of dichromate ions? तो according to equation 1 mole को reduce करने के लिए हमें 6 mole of electrons चाहिए. So 6 mole of electron, 1 mole पे चार्ज होता है 96500 coulombs, 6 moles पे हो जाएगा 6 into 96500 coulombs. So ये आ गया 5,79,000 coulombs. The chemistry of recharging the lead storage battery, highlighting all the materials that are involved during recharging. तो recharging में discharging का उल्टा रिएक्शन होता है. मीन्स जो लेड सल्फेट जो है बना होता है उसको हम करंट पास करके वापस लेड और लेड ऑक्साइड में चेंज करते हैं. तो इस प्रोसेस में करंट पास करने पर जो रिएक्शन होता है उसमें लेड सल्फेट जो है कैथोड पे लेड में और एनोड में लेड ऑक्साइड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट होता है. तो इस तरह से वाटर कंज्यूम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है और डेंसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की फिर से इंक्रीज करके रिक्वायर्ड लेवल तक चली जाती है.
suggest 2 materials other than hydrogen that can be used as fuels in fuel cells. So answer is methane and methanol. इनको भी हम fuel cells में use करके electricity generate कर सकते हैं. So that's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.